वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल। ये हमारा सोइल साइंस का लेक्चर 5 वीडियो है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं सोइल ऑर्गेनिक मैटर, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सोइल ऑर्गेनिक मैटर किसे कहते हैं। ये जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर है ये एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में या तो प्लांट्स हो सकते हैं या फिर इनमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनकी विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप सोइल ऑर्गेनिक मैटर बनता है। अब इसका नेचर देखते हैं, नेचर कैसा होता है सोइल ऑर्गेनिक मैटर का। नेचर ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर। सोइल ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ ए whole series of products while range from undecayed plants and animals tissues to fairly amorphous। अब ये वर्ड है एमोरफस। एमोरफस किसे कहते हैं? एमोरफस मीन्स जिसका कोई फिक्स रो अरेंजमेंट नहीं हो, जिसकी कोई फिक्स्ड संरचना नहीं होती, उसे एमोरफस कहते हैं। एमोरफस ब्राउन टू ब्लैक मटेरियल वियरिंग नो ट्रेसेस ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल दैट इज नॉर्मली डिफाइंड एज सोइल ह्यूमस। तो इसको क्या बोलते हैं? सोइल ह्यूमस जो कलर होता है जिसका ब्राउन से ब्लैक लेकर होता है। In addition to organic constituents present in undecayed plant and animal tissues, soil organic matter contains living and dead microbial cell। इनमें ऑर्गेनिक मैटर में डेड माइक्रोबियल सेल होती हैं या माइक्रोबियली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ दीज मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल डिके। द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमस। अब ये जो है सोइल ऑर्गेनिक मैटर उसमें ह्यूमस होता है, इसीलिए इसका कलर ब्राउन या ब्लैक होता है। अब इसमें जो ह्यूमस है, ह्यूमस में कितने परसेंट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह कितना पाया जाता है और उसका कंपोजिशन देखते हैं। तो ह्यूमस में 50% ऑक्सीजन, 50% नाइट्रोजन पाया जाता है, 35% ऑक्सीजन, 5% नाइट्रोजन एंड 5% हाइड्रोजन पाया जाता है। ह्यूमिक सब्सटेंसेज जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमिक और नॉन ह्यूमिक दो प्रकार के सब्सटेंसेज से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ह्यूमिक सब्सटेंसेज। सच मटेरियल प्रोड्यूस इन द सोइल आर आइदर येलो और ब्राउन टू ब्लैक एसिडिक पॉलीडिस्पर्स सब्सटेंस ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। इनका जो मोलिकुलर वेट होता है ह्यूमिक सब्सटेंस का हाई मोलिकुलर वेट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी ह्यूमिक सब्सटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। जो सोल्युबिलिटी के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट फुल्विक एसिड, नंबर सेकंड ह्यूमिक एंड नंबर थर्ड ह्यूमेन। जो फुल्विक एसिड होता है उसका लोएस्ट मोलिकुलर वेट होता है और ये एसिड और एल्कली सॉल्यूशन में दोनों में ही सॉल्युबल होता है। नंबर सेकंड ह्यूमिक एसिड, ये मीडियम मोलिकुलर वेट का होता है और एल्कली सॉल्यूशन में तो सॉल्युबल होता है जबकि एसिड में इनसॉल्युबल होता है। ह्यूमिक। अब नंबर थर्ड ह्यूमेन, इसका हाई मोलिकुलर वेट होता है और ना तो ये एसिड सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है ना ही एल्कली में, ये दोनों में ही इनसॉल्युबल होता है। अब बात करते हैं नॉन ह्यूमिक सब्सटेंसेज की। नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस इंक्लूड ऑल दोज क्लासेज ऑफ कंपाउंड्स अकरिंग इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर टू हैव रिलेटिवली डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। जिनका कोई निश्चित आकार हो या फिर उनका कोई निश्चित गुण हो, लक्षण हो, वो नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, बेसेस, रेजिन्स, पिगमेंट्स। और इनका कैसा होता है? लो मोलिकुलर वेट, जबकि जो ह्यूमिक सब्सटेंसेज हैं उनका हाई मोलिकुलर वेट होता है। अब बात करते हैं ह्यूमस की। ह्यूमस क्या होता है? Humus is a complex and rather resistant mixture of brown or dark brown amorphous and colloidal substances modified from the origin tissues or synthesized by the various soil organisms, fulvic acid, humic acid and humin all come under humus. Humus is in dynamic condition, means जो ह्यूमस है उसका कलर डार्क ब्राउन से लेकर ब्लैक तक होता है। एमोरफस प्रकृति का होता है, यानी कि इसमें कोई भी फिक्स इसकी रचना नहीं होती या संरचना इसकी कोई फिक्स नहीं होती। कोलाइडल मीन्स ये सस्पेंशन में रहता है हमेशा, कभी भी वो नीचे बैठता नहीं है। और ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एंड ह्यूमेन। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमस। टिनी कोलाइडल ह्यूमस पार्टिकल्स मिसेल्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं
और इनका जो ह्यूमस कोलाइडल इज वेरी हाई, जनरली एक्सीडिंग दैट ऑफ सिलिकेट क्ले। जो सरफेस एरिया है ह्यूमस का वो सिलिकेट क्ले से भी ज़्यादा होता है। निगेटिवली चार्ज्ड, और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। द सोर्सेज ऑफ चार्ज बीइंग कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक ग्रुप्स, द एक्सटेंट ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज फास्फोरस डिपेंडेंट। और इनकी CEC जो pH हाई होता है, जब इनकी CHC होती है 150 to 300 कार्बन मोल पर kg सोइल। फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसके डिकम्पोजिशन यानी कि विघटन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो है मॉइस्चर, टेम्परेचर, एरिएशन एंड CN रेशियो। मॉइस्चर, यदि हम देखें कहीं का जो नमी है किसी भी एरिया में, अगर नमी ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छी होगी और माइक्रोब्स ज़्यादा संख्या में पाए जाएंगे, तो वहाँ पे उनका ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन अच्छे से और जल्दी हो जाएगा। अगर कोई एरिड रीजन है वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ कम होगी। अगर एरिड रीजन में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वहाँ पे वो सोइल है उसमें मॉइस्चर का लॉस होगा, जिससे कि सब्सिक्वेंट जो अपन क्रॉप लगाएंगे उसमें मॉइस्चर का स्ट्रेस आएगा। नंबर सेकंड, टेम्परेचर। द सोइल ऑर्गेनिज्म आर मोस्ट एक्टिव एट 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए 24 to 35 डिग्री सेल्सियस जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा या कम होगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन की रेट घड़ियाँ बढ़ सकती है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। एरिएशन इन क्ले सोइल्स डिकम्पोजिशन इज लेस रैपिड। अगर एरिएशन अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन अच्छा नहीं होगा। CN रेशियो, नाइट्रोजिनस अमेंडमेंट्स इंक्रीज carbon oxygen evolution and greater loss of cellulose, hemicellulose and other plant polysaccharides. Low nitrogen content and wide CN ratio slow down decaying process. Therefore, CN ratio is used for predicting the rate of decomposition. It is important in controlling the available nitrogen, total organic matter rate of organic decay and in developing sound soil management scheme. जो CN रेशियो है वो सोइल की प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वाइल्ड CN रेशियो या लो नाइट्रोजन कंटेंट होगा तो वहाँ पर CN रेशियो कम होगा और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन भी स्लो होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित करने वाले कारक सप्लाई ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया की सप्लाई कम होगी तो नाइट्रिफिकेशन कम होगा और ज़्यादा होगी तो अच्छी तरह से होगा। पॉपुलेशन ऑफ नाइट्रिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, किसी स्थान विशेष पर किस प्रकार के नाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म है उसके आधार पर नाइट्रिफिकेशन होगा। सोइल किस प्रकार की है, कौन सी टाइप की सोइल है, उसके आधार पर सोइल में एरिएशन किस प्रकार का है, सोइल मॉइस्चर कितना है और वहाँ का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, किसी भी स्पेसिफिक जगह का CN रेशियो कैसा है और उस सोइल की फर्टिलिटी कैसी है, इस बात के ऊपर नाइट्रिफिकेशन के जो है निर्भर करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ CN रेशियो, टू मेजर सिग्निफिकेंस। नंबर फर्स्ट, कीन कंपटीशन एमंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर अवेलेबल नाइट्रोजन रिजल्ट्स when residues having a high CN ratio are needed to soil. Number second, because this ratio is relatively constant in soil, the maintenance of carbon and hence organic matter in soil depends largely on the soil nitrogen level. अगर सोइल में नाइट्रोजन का लेवल अच्छा होगा तो वहाँ पे सोइल में CN रेशियो भी अच्छा होगा। मक एंड पीट सोइल्स, मक सोइल्स आर हैविंग हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल, यानी कि जो मक सोइल होती है उसमें तो अच्छी तरह से डिकम्पोज हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है और जो पीट सोइल हैं उनमें पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है और पीट सोइल का जो pH है वो एसिडिक 3.9 होता है जो कि पैडी कल्टीवेशन के लिए अच्छा माना गया है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, organic matter are sources of plant nutrients which are liberated in available forms during mineralization.
Humus can be considered to be a storehouse of various nutrients essential to plant growth. ह्यूमस है उसको स्टोर हाउस कहते हैं न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स के लिए। मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन, मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। जो मोबिलाइजेशन या मिनरलाइजेशन है उसमें जो अनअवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उनसे उनको अवेलेबल फॉर्म में लाया जाता है, और इमोबिलाइजेशन में जो अवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट हैं उनको अनअवेलेबल फॉर्म में ले जाया जाता है। वार्नलोव सजेस्टेड अबाउट द नेचुरल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन 20 to 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, रेनफॉल से 6 to 8 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 to 4 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, डस्ट एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स थ्रू रेनफॉल 12 to 16 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन 3 प्रोसेस में होता है। नंबर फर्स्ट एमिनाइजेशन, हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन एंड रिलीज और एमाइंस एंड अमीनो एसिड्स बाई हेट्रोट्रोफ बैक्टीरिया लाइक बैसिलस। सबसे पहले अमोनिया बनता है तो जिसे एमिनाइजेशन कहते हैं, जो कि बैसिलस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है। फिर अमोनिफिकेशन, द एमाइंस एंड अमीनो एसिड्स रिलीज आर फर्दर यूटिलाइज्ड बाई अदर ऑटोट्रोफ्स बाई रिलीज ऑफ अमोनिकल कंपाउंड्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अमोनिफिकेशन हेट्रोट्रोप्स के द्वारा करवाया जाता है और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करवाया जाता है। नाइट्रिफिकेशन बाई ऑटोट्रोप्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू विनोग्रेड्स्की 1889। नाइट्रोजन लॉसेज, नाइट्रोजन लॉसेज लीचिंग से होता है, रन ऑफ से होता है, गैसियस लॉसेज। सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन लॉस है वो वोलेटाइजेशन से होता है, और नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ अमोनिया व्हेन दिस अबव 8 नाइट्रोजन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इन एल्कलाइन मीडियम। सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन लॉस है वो वोलेटाइजेशन के फॉर्म में होता है। फिर माइक्रोबियल डीनाइट्रिफिकेशन, जो माइक्रोब्स हैं वो भी माइक्रोबियल डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, लीडिंग टू लाइब्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड टू formation and loss of gaseous form of nitrogen by biological reduction of NO and NO2 is known as denitrification। जो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रेट की अवेलेबल फॉर्म को डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ NH to NO and NO and oxidation of carbon compounds run simultaneously as long as to supply of elemental oxygen is present। in the absence of elemental O2 NH4 oxidation ceases। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया या वायरस या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा जो प्रेजेंट फॉर्म में होता है, अवेलेबल फॉर्म में नाइट्रोजन होता है, उसको अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गो फॉर एग्रीकल्चर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।